Topic is line integral of a vector field f along a line segment or a curve C. Statement देखें. Find the line integrals of the vector field f from one point to another over each of the following paths shown in the figure. ये फिगर दी हुई है जिसमें path C1 is a straight line, path C2 is a curve और path C3 and C4 are also line segments. इसमें जो पार्ट नंबर ए है उसमें C1 is a straight line. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. उससे पहले इसको ये समझ लें कि टॉपिक करना कैसे है. इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा. लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड अलोंग द लाइन सेगमेंट सी और अ कर्व. फार्मूला इज एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, जो आपने चीज़ इवेलुएट करनी है, इट्स ऑन द राइट हैंड साइड. सो लिमिट फ्रॉम ए टू बी, ये लिमिट्स टी की हैं जो क्वेश्चन में गिवन होंगी. और उसके बाद एफ ऑफ टी का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई जी की फॉर्म में दिया होता है. आपने एफ को कन्वर्ट करना है इनटू एफ ऑफ टी. डॉट प्रोडक्ट विद डी आर बाई डी टी, ये जो आर वेक्टर है ये दिया होता है. अगर नहीं दिया हुआ तो आपने बनाना है एक्स वाई जी की मदद से. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 16.1 में अगर एक्स वाई जी दिया हुआ है तो इसको देख के आर कैसे लिखना है. और अगर आर इज गिवन तो आर को देखकर जो है एक्स वाई जी की आपने वैल्यूज लिखनी है ताकि उनको पुट किया जा सके. सो दिस इज द फार्मूला दैट यू नीड टू इवेलुएट. और इस पे राइट हैंड साइड पे देख लें कि इसमें कोई मसला नहीं है. टी की लिमिट्स गिवन होंगी जैसा कि इस क्वेश्चन में 0 to 1 गिवन है. नंबर 2 एफ ऑफ टी सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद डी आर बाई डी टी बनाएंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. सो सिंपल क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7. सो 7 में जो वेक्टर फील्ड गिवन है उसको देख लेते हैं. सो इन क्वेश्चन नंबर 7 द वेक्टर फील्ड एफ इज 3yi. कोशिश करें कि जो यूनिट वेक्टर्स हों उनको आपने कैप के साथ लिखना है. सो 3yi प्लस 2xj प्लस 4zk. ओके. तो और इसमें जो अगर हम पार्ट ए कर रहे हैं तो पार्ट ए में जो आर है दैट इज गिवन. सो आर वेक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ टी इज आल्सो गिवन विच इज इक्वल टू टी आई प्लस टी जे प्लस टी के. एंड द लिमिट ऑफ टी इज आल्सो गिवन फ्रॉम 0 to 1. इसका मतलब है कि ए 0 होगा और बी 1 होगा. तो हमारा फोकस होना चाहिए राइट हैंड साइड पे. सो ए और बी आ गए. ए 0 है, बी 1 है. अब हमने पहली चीज पे जाना है विच इज एफ ऑफ टी. एफ ऑफ टी कैसे बनाएंगे? हमारे पास जो फंक्शन है वो तो एक्स वाई जी का है. तो हमने इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है टी के फंक्शन में. टी में कैसे कन्वर्ट होगा? जब हम एक्स वाई जी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे. एक्स वाई जी कहाँ से आएंगे? आर से आएंगे. आर में जो एक्स कंपोनेंट होगा वो एक्स होता है, वाई कंपोनेंट जो है वो वाई है, जी कंपोनेंट जी. सो आर को देखते हुए दिस इंप्लाइज जो इधर से हमारे पास एक्स वाई जी आएंगे, एक्स इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर. सो एक्स इक्वल्स टू टी, वाई इज आल्सो टी एंड जी इज आल्सो टी. अगर हम ये तीनों वैल्यूज एफ में पुट कर दें तो ये जो फंक्शन जो पहले एक्स वाई जी का था ये फंक्शन बन जाएगा टी का. सो एफ ऑफ टी लिखेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो फार्मूला में पुट करते हुए. सो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वाई की जगह पे 3 आ जाएगा, सॉरी टी आ जाएगा, तो ये बनेगा 3ti प्लस 2tj. और लास्ट में भी हमारे पास टी ही आएगा. ये यूनिट वेक्टर आपने साथ साथ लाजमी लिखने हैं. प्लस 4tk. पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने एफ को फंक्शन किसके फंक्शन में लिखा? टी के फंक्शन में. नाउ द सेकंड थिंग इज डी आर बाई डी टी. डी आर बाई डी टी कैसे आएगा? द डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी. तो आर तो गिवन है, तो आर का डेरिवेटिव आएगा आर ऑफ टी से. सो अगर हम यहां से बात करें तो यहां से हमारे पास डी आर बाई डी टी आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, डी आर बाई डी टी आपने कंपोनेंट वाइज डेरिवेटिव लेना है.
एक्स कंपोनेंट का अलग, वाई कंपोनेंट का अलग, जी कंपोनेंट का अलग। सो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज वन। सो ये आ जाएगा वन आई, यानी कि मैं वन को नहीं लिखता, तो ये आ जाएगा आई। और जे का वाला भी वन होगा, सो इट इज आल्सो जे। के कंपोनेंट भी टी है, तो ये भी आ जाएगा वन। सो यहाँ पे भी क्या बचेगा, के। द नेक्स्ट स्टेप, इफ आई लुक ऑन द फार्मूला, इज एफ ऑफ टी डॉट डी आर बाई डी टी। अब इन दोनों चीजें जो हमने बनाई हैं, एफ को टी का फंक्शन बनाया है और डी आर बाई डी टी किया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो एफ फार्मूला में पुट करने से पहले जितनी चीजें हमें चाहिए हम वो इवेलुएट कर लेते हैं। सो एफ ऑफ टी डॉट प्रोडक्ट विद दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डी आर बाय डी टी। सो डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू, अब आपको पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे करते हैं, एक्स कंपोनेंट इंटू एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट इंटू वाई कंपोनेंट प्लस जी कंपोनेंट इंटू जी कंपोनेंट। अब एफ का एक्स कंपोनेंट क्या है, थ्री टी, और आई का एक्स कंपोनेंट क्या है, वन। सो थ्री टी इंटू वन इज थ्री टी। ठीक। उसके बाद प्लस एफ का वाई कंपोनेंट इंटू डी आर बाई डी टी का वाई कंपोनेंट, सो टू टी इंटू वन इज आल्सो टू टी। और फोर टी इंटू वन इज आल्सो फोर टी। अगर ये ऐड होते हैं तो इनको ऐड कर दें। सो ये ऐड हो रहे हैं, फोर टी प्लस टू टी सिक्स टी प्लस थ्री टी नाइन टी। सो दिस एक्सप्रेशन इज फाइनली 90। आप अगर फार्मूला पे गौर करेंगे तो हमने इसकी सारी चीजें इवेलुएट कर ली हैं। ए हमारे पास जीरो है अकॉर्डिंग टू द गिवन लिमिट्स, बी वन है, एफ ऑफ टी हमारे पास ये आ गया, डी आर बाई डी टी ये आ गया, दोनों का डॉट भी ले लिया, आंसर आ गया 90। अब हमने सिर्फ ये वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट कर देना है। तो अगर हम ये फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन ओवर द लाइन सेगमेंट सी था, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, लिमिट्स आपके पास क्या थी, जीरो टू वन। उसके बाद आगे लिखा हुआ था एफ डॉट एफ ऑफ टी डॉट डी आर बाई डी टी, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, 90। ये लिख दिया 90। और साथ है डी टी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। 90 की इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 9 इसका पर पावर रूल लगेगा, 9 टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 9 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आप लिमिट्स चाहे 9 को इंक्लूड करके लगाएं, विदाउट लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जीरो टू वन। सो दिस इज इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 9/2 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो वो पूरा ही जीरो हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज 9/2। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट पोर्शन इज इवेल्युएटेड। इसमें जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप नोट करें तो बी पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी ये भी हमारे पास सेम है कि सी टू में जो है वो आर ऑफ टी है, तो सिर्फ एक्स वाई और जी चेंज होंगे। एक्स हमारे पास टी है, वाई हमारे पास टी स्क्वायर है, और जी जो है वो हमारे पास टी रेस टू पावर फोर है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये ज़हन में आपने रखनी है कि लेट्स से कि आप जब पार्ट सी कर रहे होंगे तो उसमें आप गौर करें तो हमारे पास उसने कोई यहाँ पे चीज़ गिवन नहीं दी हुई, यानी हमारे पास ना तो आर गिवन है ना ही एक्स वाई जी गिवन है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो लेट से कि जो पाथ सी थ्री है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, हमें इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना चाहिए। तो लेट से कि हम जब पार्ट नंबर सी करेंगे तो उसमें हमने पहले जो सी थ्री है उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखनी है, और उसके बाद यूनियन का मतलब है कि दोनों को कंबाइन करेंगे, बाद में सी फोर की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है। तो लेट्स से कि अगर आप एक पार्ट कर रहे हैं सी थ्री के लिए, तो इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। तो मैं यहीं पे इसको नोट कर देता हूँ ताकि अगर आपको इस चीज़ की जरूरत पड़े तो आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल ना हो। सो लेट्स से कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सी थ्री की, तो हमारे पास लेट्स से ये सी थ्री हम कर रहे हैं, तो सी थ्री पॉइंट्स वही हैं, 0 0 0 to 1 1 0। हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं एक्स वाई जी की, वो हमारे पास हैं एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अब स्पेस की चूंकि थोड़ी सी कमी है तो इस पोर्शन को हम चलें कोशिश करते हैं यहीं पे कर लें। पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस एक्स वन, या t टाइम्स x2 माइनस एक्स वन,
आप बस ये एक याद कर लें, इनको देख के बाकी की तीनों लिखी जाएंगी दोनों। ये हमारे पास है। अब इसमें ये x1, ये जो पहला पॉइंट है ये है x1 y1 z1, और ये दूसरा पॉइंट है ये है x2 y2 z2, यानी ये पॉइंट है हमारे पास x2 y2 और z2, और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये है x1 y1 और z1, क्योंकि पार्ट सी में एक्स वाई जी गिवन नहीं है। ये अगेन मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की क्या वैल्यू है, 0, क्योंकि ये सारे ही 0 हैं, x1 y1 z1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस t टाइम्स x2 हमारे पास है 1, सो 1 माइनस 0, विच इज इक्वल टू सिंपली t। सो x की वैल्यू आ गई t। इसी तरीके से y की वैल्यू क्या आएगी, फार्मूला x की तरह का ही होगा, यानी अगर आपने x वाला याद कर लिया है तो y वाला भी सेम है। सो y का फार्मूला है y1 प्लस टी टाइम्स y2 माइनस y1। ये हमारे पास फार्मूला है y का। यानी अब आपने इसी तरीके से y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और इसी तरीके से आपने z की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद बेसिकली हमारे पास ये दो पाथ्स गिवन थे, यानी हमारे पास C3 भी है, यूनियन C4 है। तो ये क्वेश्चन आपने करना कैसे है, इसमें आपने बेसिकली दोनों को अलग अलग बेसिकली इवेलुएट करना है। ठीक है, यानी पहले आप एक को ले लेंगे R1, इसके लिए आप R1 कर लें, इसके लिए R2 कर लें, तो जस्ट लाइक टू क्वेश्चंस, पहले C3 के लिए क्वेश्चन करेंगे, फिर C4 के लिए करेंगे, और उसके बाद एंड पे उनके आंसर्स को ऐड कर लेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जहन में रखना है। दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7 to 12।